हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन जी के भंडार में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 और 12 की जो किताब है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास उसको पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और बेल आइकन घंटे को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाली जो भी वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को देख सकें और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। ठीक है दोस्तों, आपका समय व्यर्थ न करते हुए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल। आदिकाल की शुरुआत होती है सन 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि कहीं कर 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत लिखा होता है। अरे इधर आ नहीं रहा है, सॉरी। 1375 भी लिखा होता है। तो भाई ये विक्रमी संवत होता है। क्या होता है? विक्रमी संवत। यदि हम सन ईस्वी में 57 जोड़ देते हैं, कितने? 57 प्लस करते हैं तो 1050 आता है। ठीक है, जैसे 993 में हमने 57 प्लस किए तो 1050 विक्रमी संवत आया है। ठीक है, और 1318 में हमने 57 प्लस करेंगे तो अपना 1375 आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपना जो आदिकाल शुरू होता है वह ईस्वी में तो 933 ईस्वी से शुरू होता है, लेकिन विक्रमी संवत में 1050 से शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक आदिकाल चलता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका, इसको पढ़ने वाले हैं हम। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। भारतवर्ष को प्राचीन काल में आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था और यहाँ के निवासियों को आर्य तथा आर्यों द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं को आर्य भाषाओं के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी के मानचित्र में भारत की स्थिति एक प्रायद्वीपीय के समान है। इसके उत्तर में हिमाच्छिद हिमालय और तथा सुदूर दक्षिण में अथाह अपार सागर हिलोरे ले रहा है, जिसकी महान संस्कृति ने वैदिक संस्कार, सदाचार एवं सुव्यवस्थित सुदृढ़ सामाजिक परंपराओं को जन्म दिया है। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गुण है, जो समुद्र की भांति अनेक नदियों की धाराओं को अपने अंदर धारण करने की क्षमता रखती हैं। यहाँ अनेक जाति धर्म के लोगों ने आक्रमण किया, किंतु सब मिट गए और भारतीय संस्कृति आज भी अमिट है। यह संस्कृति हमारी परंपराओं को नवजीवन प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप आज भी यह नवनूतन लगती हैं। यहाँ राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सभी परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आए हैं, किंतु इसकी सहिष्णुता की नीति से यह सदैव विजयी रही हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हिंदी साहित्य में भक्ति, वीर और श्रृंगार का त्रिवेणी संगम दृष्टिगोचर होता है। इसमें भक्ति की धारा के संग ओजस्वी शैली के रासो साहित्य तो कहीं महाकवि बिहारी की नायिका का अद्भुत श्रृंगार और कहीं गणानंद के वियोग भरे कवित्व के साथ साथ भूषण का राष्ट्र प्रेम उजागर होता है। भारत की इस पावन भूमि में धर्म, संस्कृति और संस्कारों की अजस्र धारा प्रवाहित होती हैं, जो जनजीवन को अमृतमय पर जीवन प्रदान कर रही हैं। यहाँ के कवि लेखक स्वार्थ सुखाय के साथ साथ परिजन हिताय साहित्य का सृजन करते हैं। कवियों में तुलसी, सूर, जायसी और कबीर अपनी वाणी से जन समूह को भक्ति और प्रेम की धाराओं से आनंदित करते हैं, तो भारतेंदु, प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद अपने साहित्य के द्वारा राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार के गौरवान्वित साहित्यकारों पर हम भारतीयों को गर्व है, क्योंकि हिंदी साहित्य को सुर सरी सम सब कर हित होई बताया जाता है।
हिंदी साहित्य की व्युत्पत्ति। हिंदी साहित्य की हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से मानी जाती है। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र सिंधु प्रदेश कहलाता था। ईरान, फारस की तरफ से भारत में आने वाले विदेशी आक्रमणकारी हिंदू कुश पहाड़ी मार्ग को पार करके जब सिंधु प्रदेश में आए तो उन्होंने सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहा, क्योंकि ईरानी फारस भाषा में शब्द की प्रथम स ध्वनि को ह ध्वनि में उच्चारित करते हैं। अतः सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहने लगे और वहाँ के निवासियों को सिंधु के स्थान पर हिंदू कहने लगे। यही सिंधु की भाषा हिंद कहलाने लगी और आगे चलकर ईरानी भाषा का एक प्रत्यय लगने के कारण हिंद प्लस एक बराबर हिंदी बन गया, जिसका अर्थ हिंद का हुआ। यही शब्द धीरे धीरे परिवर्तित होकर हिंदी का हुआ और जो अंग्रेजी भाषा के स्थानांतरण के कारण इंडिया बन गया और आज यह इंडिया शब्द समस्त भारतवर्ष का सूचक बन गया। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। प्राचीन भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी, किंतु समय चक्र सदैव गतिमान होने के कारण परिवर्तनशील है। अतः भाषा भी धीरे धीरे अनेक रूपों में परिवर्तित होने लगी। संस्कृत भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का रहा। यह दो प्रकार की होती थी। पहली वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण एवं दर्शन आदि की रचना हुई। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है दोस्तों। इसको आप अपनी पुस्तक में अंडरलाइन कर दीजिए कि पहली वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण एवं दर्शन शास्त्र जो भी हैं आदि की रचना हुई। मतलब ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वैदिक संस्कृत में किन किन जो ग्रंथ हैं, कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई है। ठीक दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी थी लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण और महाभारत इत्यादि की रचना हुई है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि लौकिक संस्कृत में किसकी रचना हुई है, रामायण और महाभारत की। ठीक है, यही लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित हुई और धीरे धीरे अब पाली भाषा के रूप में प्रचलित हुई, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली शताब्दी तक माना गया है। इस भाषा में बौद्ध धर्म के विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक एवं जातक कथाओं की रचना हुई, किंतु भाषा के दो रूप सदैव प्रचलित रहे। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, इनकी रचना पाली भाषा में हुई है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कब हुई है तो इनका समय था 500 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी तक, यानी कि 1050 से पहले इनकी रचना हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पहला रूप साहित्यिक, दूसरा रूप लौकिक अर्थात बोलचाल की भाषा। लौकिक भाषा में धीरे धीरे साहित्यिक रचनाएं होने लगी। जब कोई भाषा कवि और लेखकों का आश्रय पाकर नवीन भाषा में परिवर्तित हो जाती हैं तो साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर लेती हैं। पाली भाषा में भी ऐसा ही हुआ। वह समय के अनुसार प्राकृत का रूप धारण करने लगी। पाली भाषा में भी ऐसा ही हुआ। वह समय के अनुसार प्राकृत का रूप धारण करने लगी। प्राकृत का समय ईसा की पहली शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी के बाद तक रहा। इस काल में जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया। प्राकृत के समय जनपदों में क्षेत्रानुसार भाषा का प्रचार हुआ। यहीं से प्राकृत भाषा अपभ्रंश के रूप में प्रसारित हुई। विद्वानों ने प्राकृत भाषा के अंतिम चरण में अपभ्रंश का उद्भव माना है, क्योंकि तत्कालीन प्रचलित भाषा में यह पता चलता है कि प्राकृत के उत्तरार्ध में शब्दों में विकृति
बिगड़ना आना शुरू हो गया, विकृति आना शुरू हो गया। जैसे गाथा शब्द गाहा और दोहा शब्द दोहा के रूप में परिवर्तित होने हो गए। अब ब्रंश के समय देसी भाषा युक्त थोड़ी सरलता एवं मधुरता वाली भाषा का भी अभ्युदय हुआ। उसे अवहट्ट भाषा कहने लगे। मैथिल कोकिल विद्यापति ने इस भाषा में अपनी दो रचनाएं लिखी। पहली कीर्ति लता और दूसरी कीर्ति पताका। ये दोनों अवहट्ठ की कृतियाँ हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि मैथिल कोकिल विद्यापति ने अपनी जो दो भाषाएं लिखी हैं वह किस भाषा में लिखी हैं, ठीक है। और उन भाषा मतलब अवहट्ठ भाषा में लिखी है, तो अवहट्ठ भाषा में मतलब अपभ्रंश में लिखी है। और अवहट्ठ भाषा की जो उनकी कृतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। इसका भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक उदाहरण है, जैसे देसिल बआना सब जन मिठा ते तेसन जब हो अवहट्ठा। ये मतलब एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं हम। अपभ्रंश भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों एवं बोलियों से ही हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। अपभ्रंश भाषी कवियों के एवं दार्शनिकों, सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों एवं नाथ समुदाय के अनुयायियों से ही अपभ्रंश भाषा का प्रचार एवं प्रसार हुआ है। हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात अपभ्रंश का प्रचार तेज गति से बढ़ा। अतः हिंदी का प्रारंभिक काल अपभ्रंश साहित्य में ही दिखाई दिया। इसी काल के 84 सिद्धों में हिंदी का स्वरूप निखर कर सामने आया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप माना है। तत्कालीन सिद्धाचार्यों ने लोक भाषा में ही लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि कोई कविता या काव्य रचना जनभाषा में लिखने से ही बहुश्रुत बनती हैं और ख्याति प्राप्त करती हैं। अपभ्रंश भाषा के हेमचंद्राचार्य ने सबसे पहले अपभ्रंश भाषा का व्याकरण शब्दानुशासन लिखा, किंतु हेमचंद्राचार्य से पूर्व ही सिद्धाचार्यों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर दी थी। अपभ्रंश भाषा का इतिहास बताता है कि हिंदी अपभ्रंश के आंचल में पली और बड़ी। यही प्रारंभिक हिंदी की बुनियाद है। उदय नारायण तिवारी ने लिखा, आचार्य हेमचंद्र के पश्चात 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक भारतीय भाषाओं में अभ्युदय के समय 15वीं शताब्दी के पूर्व तक का काल संक्रांति काल था, जिसमें भारतीय आर्य भाषाएं धीरे धीरे अपभ्रंश की स्थिति को छोड़कर आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त होती जा रही थी। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के आदिकाल की विवेचना करते हुए अपभ्रंश के साहित्य को प्रधान स्थान दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा कि धीरे धीरे इतना बढ़ा कि नामवर सिंह ने लिखा है कि देश धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 13वीं शताब्दी या सदी तक आते आते अपभ्रंश के सहारे से ही पूर्व एवं पश्चिम के देशों ने अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट कर लिया। इसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो लगता है हिंदी का क्षेत्र दो भागों में बट गया। प्रथम पश्चिमी हिंदी और द्वितीय पूर्वी हिंदी। अपभ्रंश का साहित्य हिंदी के जन्म का कारण बना। हिंदी साहित्य की परंपरा को देखें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश से ही क्षेत्रीय रूपों में परिवर्तित होने वाली बोलियों को हिंदी का रूप विकसित हुआ। अपभ्रंश अर्थात शोरसेनी अपभ्रंश पेशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी के रूपों में प्रसारित हो रही थी। इसकी उपभाषाएं
एवं मुख्य बोलियों से ही हिंदी का उद्भव माना गया है, जिसका सामान्य परिचय इस प्रकार है। अपभ्रंश की क्षेत्रीय भाषाएं जिनसे हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। शोरसेनी अपभ्रंश, दूसरी है मागधी अपभ्रंश, तीसरी है अर्धमागधी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं एवं बोलियां। ठीक है, उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी की, जो पश्चिमी हिंदी हैं, उपभाषाएं हैं ये पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी, ये सभी उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? वह आती हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, ये आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी। बिहारी के अंतर्गत आती हैं मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये सभी बिहारी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, इस प्रकार हिंदी में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां सम्मिलित हैं। खड़ी बोली, पहली है खड़ी बोली। हिंदी पश्चिमी हिंदी की बोलियों में पहला स्थान खड़ी बोली का है। प्राचीन काल में हस्तिनापुर में कौरव वंश का शासन होने से इसको कौरवी भी कहते हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर के आसपास का क्षेत्र में यह बहुप्रचलित बोली रही है। इसमें लोक नाटक, कहानी, लोक काव्य एवं गीत आदि की रचनाएं हुई। यह देवनागरी में लिखी जाने वाली हैं। मध्यकाल में आते आते इसमें अरबी फारसी के शब्द भी सम्मिलित हो गए। आगे बढ़ते हैं हम। और यह हिंदुस्तानी के नाम से जानी गई। इसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली का बाहुल्य है। यह ठेठ हिंदी की सबसे निकट की बोली है। वर्तमान में हिंदी काव्य इस खड़ी बोली में ही लिखा जा रहा है। हरियाणवी, हरियाणा प्रदेश की बोली होने के कारण इसे हरियाणवी कहते हैं। यह चंडीगढ़ के आसपास का पटियाला, अंबाला, हिसार व रोहतक के क्षेत्र में बोली जाती हैं। कहीं कहीं इसमें पंजाबी भाषा का पुट भी आ गया, क्योंकि यह पंजाब प्रांत के निकट हैं। यहाँ के लोक साहित्य में यह बहुत प्रचलित है। इसे ग्रामीण क्षेत्र में बाघरू के नाम से भी जाना जाता है। कन्नौजी, कन्नौजी कानपुर के आसपास का क्षेत्र कन्नौज प्रदेश कहलाता है। यह प्रभाव कानपुर, पीलीभीत, इटावा, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद व हरदोई क्षेत्र में है। ब्रजभाषा के शब्दों के समान शब्द एवं बोलने का लहजा होने के कारण इसको ब्रज जैसी ही समझते हैं, किंतु यह ब्रज भाषा से भिन्न है। यह कान्यकुब्जी ब्राह्मणों का बाहुल्य था, इसीलिए इसे कन्नौजी भी कहते हैं। ब्रजभाषा, ब्रजमंडल, मथुरा, वृंदावन की प्रमुख बोली होने के कारण इसे ब्रजभाषा कहते हैं। शोरसेनी अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप इसमें झलकता है, क्योंकि शोरसेन प्रदेश की यह प्रमुख बोली रही है। ब्रज का क्षेत्र विस्तार विशाल है। आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, एटा, मैनपुरी, धौलपुर व भरतपुर आदि इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हिंदी जगत में ब्रज का साहित्य अधिक लोकप्रिय होने के कारण यह लोगों में बहुत प्रचलित है। सूरदास, नंददास, केशव, बिहारी, घनानंद, पद्माकर, देव तथा अष्टछाप व अन्य कवियों की रचनाएं इसी ब्रजभाषा से मंडित हैं। यह मन को मोहन वाली मीठी बोली होने के कारण जनप्रिय हो गई। 5वीं हमारी उपभाषा है बुंदेली।
सॉरी ये बोली है, बोली। बुंदेली बुंदेल राजाओं के बुंदेलखंड की बोली होने के कारण इसे बुंदेली कहते हैं। इसका प्रदेश ओरछा, झांसी, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, होशंगाबाद व हमीरपुर के आसपास का क्षेत्र है। बुंदेली में लिखी गई आल्हा खंड का एक सुप्रसिद्ध रचना है। उसकी ओजस्वी शैली में मन में जोश भर देती है। आल्हा की शब्दावली बुंदेली से काफ़ी मिलती जुलती है। छठा है अवधी। पूर्वी हिंदी की बोलियों में सबसे पहला स्थान अवधी का है। यह अयोध्या के आसपास की बोली है। अयोध्या का वर्तमान नाम अवध प्रदेश है। तुलसी की रामचरितमानस अवधी की प्रसिद्ध कृति है। इसका प्रचार प्रसार अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, फैजाबाद व बाराबंकी आदि क्षेत्रों में है। तुलसी और जायसी इसी भाषा के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। सूफी कवियों की रचनाएं अवधी में ही रची गई हैं, जैसे मुल्ला दाऊद की चंदायन, कुतुबन की मृगावती, मंडन की मधुमालती व जायसी की पद्मावत। ये रचनाएं अवधी में ही रची गई हैं। उसके बाद में है बघेली। रीवा क्षेत्र में कभी बघेल राजाओं का साम्राज्य रहा था, इसीलिए इसे बघेल खंड के नाम से जानते हैं और यहाँ बोले जाने वाली बोली को बघेली कहते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। यह रीवा, सतना, मेहर, नागोदा व जबलपुर में बोली जाती हैं। कुछ भाषा वैज्ञानिक इसे अवधी की एक उपबोली मानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हैं छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ कहलाता है। इसे अलग राज्य का दर्जा भी मिल गया। यह बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कांकेर एवं नंदगांव के आसपास बोली जाती हैं। छत्तीसगढ़ का लोक साहित्य अपने आप में अपने आसपास के चंचल अंचल में ही प्रचलित हैं। इसका कोई विशिष्ट साहित्य उपलब्ध नहीं है। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी। राजस्थान प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में मारवाड़ी के नाम से बोली जाती हैं, जैसे जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सिरोही, अजमेर व किशनगढ़ के कुछ हिस्सों तक यह बोली जाती हैं। लोक साहित्य में मीरा के पद और रासो साहित्य डिंगल भाषा में पाया जाता है। उसके बाद है जयपुरी। ढूंढाड़ी राजस्थान के पूर्वी भाग जयपुर, टोक, डिगी, मालपुरा, किशनगढ़ आदि इससे ढूंढाड़ी कहते हैं। इसकी एक शाखा हाड़ौती के नाम से जानी जाती है, जो झालावाड़, कोटा, बारा, हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। इसे लोक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला है मेवाती। उत्तरी राजस्थान में मेव जाति के इलाकों में यह प्रतिनिधि बोली है। इस प्रदेश को मेवात क्षेत्र भी कहते हैं। इसका विस्तार अलवर, भरतपुर, गुड़गांव व करनाल एवं आदि में है। मेवात प्रदेश की बोली होने के कारण इसे मेवाती भी कहते हैं। इसकी एक मिश्रित बोली भी है, जिसे अहिरवाटी भी कहते हैं। अगला है मालवी। राजस्थान के दक्षिण भाग मालवा प्रदेश में यह मालवी के नाम से जानी जाती है। इसका क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे इंदौर, रतलाम, भोपाल, देवास, होशंगाबाद तथा उसके आसपास का क्षेत्र है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली का लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। भोजपुरी बिहार राज्य के भोजपुर क्षेत्र के आधार पर इस बोली का नामकरण किया गया। इसका विकसित रूप बनारस, शाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, चंपारण व सारण
के आसपास का क्षेत्र है। इसका मुख्य लोक साहित्य मिलता है, किंतु हिंदी जगत के सितारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद इसी क्षेत्र के रहने वाले थे। अगली है मगही। मगही बिहार के मगध प्रदेश की बोली होने के कारण इसका नाम मगही है। मागधी अपभ्रंश की यह बोली विकसित बोली है। यह पटना, भागलपुर, हजारीबाग, गया, पलामू के आसपास बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य बहुत लिखा गया। मैथिली यह मागधी अपभ्रंश की विकसित बोली है। इसका क्षेत्र मिथिला प्रदेश होने के कारण इसे मैथिली कहा गया। यह दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर व मुजफ्फरपुर में बोली जाती हैं। यहाँ का साहित्य बहुत संपन्न है। यह वाणी मधुरता के कारण बहुत मीठी है। विद्यापति जैसे कवि यहाँ के रस सिद्ध कवि थे। गोविंददास, हरिमोहन झा तथा रंजीत लाल इसके प्रति प्रसिद्ध साहित्यकार रहे। पश्चिमी पहाड़ी यह शोरसेनी अपभ्रंश की विकसित बोली है। यह हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, धर्मशाला व अंबाला के आसपास बोली जाती हैं। अगला है मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाली कुमाऊनी। इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल प्रदेश है। यह गढ़वाल व कुमाऊं में बोली जाती है। छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत इसी प्रदेश के हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे मध्यवर्ती पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। उत्तरांचल का कुमाऊं क्षेत्र कुमाऊनी बोली का क्षेत्र है। नैनीताल, अल्मोड़ा व रानीखेत में इसे यह बोली जाती है। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रयोजन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का मूल प्रयोजन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों एवं उसकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। उसके आंतरिक और बाह्य संघर्ष की गाथा को सरल व सुबोध भाषा में वर्णन करना है। साहित्य की प्रेरक शक्तियों के साथ आंतरिक व भाव सामंजस्य बिठाना है तथा जीवन को गति प्रदान करना वाले साहित्य की समाज में क्या भूमिका है उसे बतलाना एवं राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराना हिंदी साहित्य इतिहास का प्रयोजन होता है। इतिहास शब्द इति और हास से बना है, जिसका अर्थ है ऐसा ही था। यदि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक दिग्दर्शन कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा, क्योंकि यह वर्तमान और अतीत के पक्षों को उजागर करता है और हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का मूल उद्गम और उसके क्रमिक विकास को समझाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास अपने विकास क्रम का अध्ययन करता है और समाज का ध्यान केंद्रित करता है। हिंदी साहित्य का कालक्रम नामकरण उसमें योगदान देने वाले कवि लेखकों का सहयोग व तत्कालीन परिस्थिति का अध्ययन करता है, जो समाज के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उसके द्वारा विकास क्रम के सोपानों और स्तरों का आसानी से समझ सकते हैं। तत्कालीन कवियों की काव्य कला व भाषा शिल्प से परिचय होता है, जो आगामी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक हैं। अतः साहित्य का इतिहास कवि एवं लेखकों की काल संबंधी विवेचना करते हुए उनकी कृतियों का भी विश्लेषण करता है। अतः साहित्य के इतिहास का मूल प्रयोजन विगत युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन करना है, क्योंकि साहित्य का इतिहास मानव की चित्तवृत्तियों का चित्रण तथा समसामयिक परिवेश का विवरण प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार
समाज साहित्य को प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार हिंदी साहित्य भी समाज को प्रभावित करता है। इसीलिए साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। इस बात को अवश्य याद रखना है दोस्तों कि साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब समाज का दर्पण किसे कहा गया है, तो साहित्य को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वरना इस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दें, जिससे हमारे अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं आपको हिंदी साहित्य के नेक्स्ट वीडियो में।